बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह फ्रॉम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। आज हम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी के इवनिंग सेशन के सेकंड टेस्ट का फिजिक्स डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फिजिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन 127 ये कहता है कि फर्ज करो अगर ये एक कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 127 का आइडिया ये है कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है। तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। यानी ये करंट पे भी डिपेंड करता है और ये डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, यानी इसमें आंसर ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 128 है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए cos ऑफ थीटा। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर और टेस्ला मीटर स्क्वायर को नाम दिया गया है वेबर का। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है बी। 129 डियर स्टूडेंट्स, अगर कहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल फेंके तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा? सो याद रखना मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है QVB साइन थीटा। ये मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। अगर आप चाहते हो कि ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाए तो ये तब होगा जब साइन थीटा से 1 आता है और 1 तब आएगा जब हम यहाँ थीटा 90 पुट करते हैं और 90 परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 130 क्वेश्चन नंबर 130 आपके लिए डिस्कस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ करंट कैरिंग लूप विल बी। तो इसको मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। 130 अगर मैं कहूँ कि ये एक लूप है तो डियर स्टूडेंट्स इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, अगर हम इससे करंट पास करें तो वो इंटेंसिटी कहां पर कैसी होगी? तो फर्ज करो इस लूप से हम ऐसे करंट पास कर रहे हैं, करंट इधर से जा रहा है, इधर से पलट कर वापस आ रहा है। तो जरा मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो करंट ऊपर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस अंदर जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऐसे सर्कुलेट होंगे ऐसे, और चूंकि यहाँ करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस इस तरह होंगे राइट हैंड रूल से, तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऐसे होंगे। अब अगर आप देखें तो सेंटर पर ये एक दूसरे को पैरेलल आते हैं और जहां डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस पैरेलल हो जाएं वहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होता है क्योंकि यहाँ पर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आते हैं तो मर्ज होकर नेट रिजल्टेंट ज्यादा हो जाता है। लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 131 फरमाता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड क्वांटिटीज दो हैं, आप जानते हैं एक है ईएमएफ और एक है करंट। इन दोनों के डायरेक्शन को गेस करने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं लेंज लॉ। वी ऑलवेज यूज लेंज लॉ टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अक्सर स्टूडेंट के जहन में आएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। याद रखना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का जनरल डायरेक्शन नहीं देता, वो सिर्फ मोशनल ईएमएफ और मोशनल इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देता है। मोशनल इंडक्शन के अलावा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम इस्तेमाल नहीं करते। लेंज लॉ हर जगह इस्तेमाल होता है इंड्यूस्ड क्वांटिटीज यानी करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन मालूम करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 132 फॉर यू। क्या फरमाता है that what is the correct mathematical form of magnetic force on a current carrying conductor? अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखोगे और करंट पास करोगे तो उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है दैट इज ILB sin थीटा। अगर आपने कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा हो तो ये 1 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ILB भी ठीक है और ILB sin थीटा भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 133 फरमाता है
that induced EMF can be generated in a system by changing, तो सिंपल फेराडेज लॉ है और फेराडेज लॉ के मुताबिक हर induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. So therefore induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, यानी ये रेजिस्टेंस से ताल्लुक नहीं रखता, ये करंट से ताल्लुक नहीं रखता। करंट अगर 10 एम्पियर हो लेकिन कांस्टेंट हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। करंट अगर 1000 एम्पियर हो और कांस्टेंट हो तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ये नेचर ऑफ कंडक्टिंग कॉइल पे भी डिपेंड नहीं करता, उसके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। सो द बेसिक आंसर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 134 फरमाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मॉडिफाइड है या वेरीफाइड है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। 135 कहता है कि सेल्फ इंडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच इंडक्शन। तो आप जानते हो कि सेल्फ इंडक्शन में हम एक ही कॉइल ले लेते हैं और इस कॉइल के साथ एक वेरिएबल वोल्टेज कनेक्ट कर लेते हैं और जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो इस कॉइल में करंट में चेंज आता है और कॉइल में जब करंट चेंज होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आता है और यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। द फुल फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस पूरे प्रोसेस में ये कॉइल जो है वो रेस्ट में रहा और जब तक इंडक्शन के दौरान कंडक्टिंग सिस्टम रेस्ट में होगा तो दैट इंडक्शन इज स्टैटिक इंडक्शन। लिहाजा सेल्फ इंडक्शन इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इंडक्शन, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन सी है। 136 डियर स्टूडेंट्स, ये फरमाता है If we connect DC across the primary coil of transformer, अगर मैं कहूं कि ये एक ट्रांसफार्मर है, क्वेश्चन का आइडिया ये है कि ये एक ट्रांसफार्मर है और ये इसका प्राइमरी कॉइल है, ये इसका सेकेंडरी कॉइल है और आपसे कह रहे हैं कि हम अगर प्राइमरी कॉइल को DC दे रहे हो तो बताओ सेकेंडरी कॉइल से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि ट्रांसफार्मर जो है वो इंडक्शन पे काम करता है और इंडक्शन के लिए चेंज चाहिए और डीसी में कोई चेंज नहीं आता। तो जब यहाँ चेंज नहीं होता तो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन नहीं होता और जब इंडक्शन नहीं होता तो आपके लिए आउटपुट रिजल्ट जीरो रहता है। सो व्हेन वी कनेक्ट द इनपुट कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर अक्रॉस अ डीसी सोर्स देन द आउटपुट चैम्बर विल गिव जीरो आउटपुट एंड द रिजल्ट विल बी जीरो। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा। हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। तो आपके लिए डिस्कस हो रहा है 137 ईडी करंट्स। याद रखना ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो लॉस होते हैं वो 4 है, इनपुट के लॉसेस 4 है। देयर आर 4 लॉस इन इनपुट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एक को कहते हैं हीट, एक को बोलते हैं फ्लक्स लीकेज, एक को बोलते हैं हिस्टेरेसिस और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स लॉसेस में एक का नाम है ईडी करंट्स। तो ट्रांसफार्मर में ईडी करंट्स ना पावर गेन है ना आउटपुट गेन है, ये इनपुट का एक लॉस है ईडी करंट्स। देयर आर 4 इनपुट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हीट, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरेसिस और ईडी करंट्स। सो ईडी करंट इज नॉट एन आउटपुट गेन, it is not a power gain, it is actually an input loss for transformer and the correct option is option B. 138 for you. Magnetic flux can be increased or decreased by varying. हम magnetic flux को ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, किस चीज की मदद से। तो सिंपल देखो यहाँ यूनिट के लिए मैंने फार्मूला लिखा है। So therefore as you know that magnetic flux is BA cos of theta। तो अगर आप देखें तो आप इंटेंसिटी से भी इसको कम ज्यादा कर सकते हो, एरिया से भी कर सकते हो, एंगल से भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 139 फरमाता है इंड्यूस्ड करंट अपोजेस। इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस चीज को अपोज करता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करता है अपने काज को।
इट आल्सो अपोज या ऑलवेज अपोज इट्स काज, लेकिन व्हाट इज द काज ऑफ इंडक्शन? द काज ऑफ इंडक्शन इज चेंज इन फ्लक्स। तो आप इनडायरेक्टली स्पेसिफिकली कह सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहोगे तो इंड्यूस्ड क्वांटिटी उस फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, और अगर आप फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हो तो इंड्यूस्ड क्वांटिटी उस फ्लक्स को इंक्रीज करता जाएगा। सो इट अपोज द चेंज इन फ्लक्स एंड 139 विल possess the ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 140 डियर स्टूडेंट्स। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो ए है और पीक वैल्यू जो है वो बी है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू के 0.707 के बराबर है और 1 से कम है, इट मीन कि आरएमएस वैल्यू कम होती है और पीक वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ 0.7 आया है, यानी 1 से कम आया है। अच्छा, आरएमएस वैल्यू को इन्होंने ए कहा है और पीक वैल्यू को इन्होंने बी कहा। चूंकि ए की वैल्यू कम है तो ए इज लेस देन बी वाला सही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ए इज लेस देन बी आता है ऑप्शन बी में, लिहाजा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 141। सो लेट मी एक्सप्लेन 141 for you. अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिकली एसी सोर्स यूज होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी इस वक्त इस रिकॉर्डिंग रूम में ये जो लाइट लगे हैं, ये जो भी कुछ भी इलेक्ट्रिकल एविडेंसेस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस चल रहे हैं, ये कितनी फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। तो याद रखना एसी इन पाकिस्तान, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डोमेस्टिकली वो 50 हर्ट्ज होती है। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 141 इज ऑप्शन बी 142। 142 कहलाता है व्हेन वी कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस अ डीसी सर्किट। अगर आप ये एक कैपेसिटर ले लें और इस कैपेसिटर को डीसी सर्किट या डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें, यानी बैटरी के साथ कनेक्ट करें, तो बताओ इस सर्किट में थोड़ी देर के बाद जो करंट होगा वो क्या रहेगा। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना जरूर होगा कि इंडक्टर possess a position for AC but capacitor is insulator for DC। क्यों बोलते हैं कैपेसिटर इज इंसुलेटर फॉर DC? क्योंकि ये वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे इस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा और इस प्लेट को नेगेटिव बना देगा, और चार्जिंग जब सैचुरेट हो जाती है तो इसका मजीद चार्जिंग स्टॉप हो जाता है, और जब सर्किट का मैकेनिज्म स्टॉप हो जाए तो सर्किट में जो कंटिन्यूस करंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब कैपेसिटर को डीसी से कनेक्ट करोगे तो आउटपुट सर्किट में या सर्किट में जो आउटपुट करंट है वो फौरन या कपल ऑफ मोमेंट्स के बाद वो जीरो हो जाएगा। एंड हिंस डियर स्टूडेंट्स द करंट विल बी जीरो इन आउटपुट सर्किट व्हेन वी कनेक्ट अ डीसी अक्रॉस अ कैपेसिटर। और जीरो आया है जनाब इधर ऑप्शन में डी में मौजूद है। तो 143 आपसे शेयर हो रहा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, कैपेसिटर की रुकावट का जो फार्मूला है XC, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इट इज इक्वल टू 1/2 पाई F इंटू C। कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, और ये इक्वेशन मौजूद है डियर स्टूडेंट्स कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में मौजूद है। 144 क्या कहता है? What is the power factor of RC सीरीज सर्किट? यानी अगर ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है तो RC सीरीज सर्किट में आपने अगर पावर फैक्टर मालूम करना हो तो बताएं इस सर्किट के लिए पावर फैक्टर मीन cos ऑफ फाई का आंसर क्या होगा? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस चाहता है कि फाई 0 हो, कैपेसिटर चाहता है कि फाई 90 हो, तो जब एक 0 लाना चाहता है एक 90, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की दोनों की मौजूदगी में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो ना 90 हो पाएगा और ना 0 क्योंकि 0 कैपेसिटर नहीं चाहता और 90 रेजिस्टर नहीं चाहता, तो इसलिए 0 और 90 के दरमियान कोई भी वैल्यू एडजस्ट होगी। तो यहाँ जब आप फाई की वैल्यू 90 पुट नहीं कर सकते तो
का पावर फैक्टर 0 नहीं आएगा। जब आप 0 पुट नहीं कर सकते तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये एंगल जो है, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 0 बट इट विल बी लेस देन 90 एंड हेंस द पावर फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 0। पावर फैक्टर 0 से तो ज्यादा आएगा बट लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। सो इन बिटवीन 0 एंड 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। करेक्ट आंसर है लेस देन 1 और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 145 इन अ रेजिस्टिव सर्किट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय। तो देखो आपको धोखा दिया है, लफ्ज इस्तेमाल किया है आउट ऑफ फेज, लेकिन रेजिस्टिव सर्किट में आपने पढ़ा है कि करंट एंड वोल्टेज जो है ये इन फेज होते हैं और जहां इन फेज हो वहां आउट ऑफ फेज की वैल्यू 0 डिग्री होती है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन दे आर आउट ऑफ फेज बाय 0। आप कह सकते हो आउट ऑफ फेज नहीं है मतलब, तो करेक्ट ऑप्शन है डी 146। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 146 फॉर यू। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स करंट द सर्किट में बी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस इन फेज रखता है, इसमें तो करंट लीड नहीं कर रहा, तो रेजिस्टर तो नहीं हो सकता। कैपेसिटर जो है उसमें करंट जो है वो लीड करता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने तो क्वेश्चन में कहा वोल्टेज लीड करता है और इंडक्टिव सर्किट में हमेशा वोल्टेज लीड करता है। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज के सर्किट में भी इंडक्टिव सर्किट एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 147 फॉर यू। 147 फरमाता है कि 50 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग सोर्स लगा है और ये एक इंडक्टर को ऑपरेट कर रहा है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है। तो बताओ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होगा। तो जनाब आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस मांग रहे हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है 2 पाई FL। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। फ्रीक्वेंसी इन्होंने 50 दी है और इंडक्टेंस 2 दिया है। 2 2s are 4, 4 multiplied by 50 is 200. So the answer is 200 pi ohm and hence the correct option is option C 148 148 for you। क्या फरमाता है, दो डिवाइसेस हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट्स में, तो वो कौन से हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां देखें कैपेसिटर करंट को आगे करना चाहता है और इंडक्टर वोल्टेज को आगे करना चाहता है, तो लिहाजा जो अपोज करते हैं एसी सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर, ये वो दो डिवाइस है जो हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हैं। आप कह सकते हो कि कैपेसिटर इज द फ्रेंड ऑफ करंट एंड इंडक्टर इज द फ्रेंड ऑफ वोल्टेज। तो दोनों ऑसिलेटर जब सर्किट में आते हैं तो कैपेसिटर करंट से कहता है तुम आगे रहो और इंडक्टर वोल्टेज से कहता है तुम आगे रहो। तो ये करंट को पीछे धक्का देता है और वोल्टेज को आगे, ये करंट को आगे और वोल्टेज को पीछे, तो यही दो एक दूसरे को क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सर्किट्स में अपोज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 149 इन कैपेसिटिव सर्किट द करेक्ट इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो जब कैपेसिटर सर्किट हो, ऑलरेडी आपने कहा कि कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। लिहाजा करेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड्स वोल्टेज, ऑप्शन ए ठीक है। 150 फॉर यू 150 और ये है जनाब याला 150 क्या कहता है कि यूनिट ऑफ इंपीडेंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो इंपीडेंस क्या है, ये दरअसल इट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिवाइसेस, यानी कई डिवाइसेस जब एक सर्किट में कनेक्ट हो जाए तो उन सारे डिवाइसेस का कंबाइन अपोजिशन इंपीडेंस कहलाता है। तो चूंकि इंपीडेंस डिनोटेड बाय Z, इट इज अपोजिशन, ये अपोजिशन है और सर्किट्स में अपोजिशन का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। सो द करेक्ट प्रॉपर यूनिट ऑफ इंपीडेंस फॉर अल्टरनेटिंग सर्किट इज ओहम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 151 पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट। तो जनाब इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर हमेशा वोल्टेज को लीड कराता है और कितना लीड कराता है, 90 डिग्री का। तो जब भी इंडक्टिव सर्किट हो और आपने पावर फैक्टर मालूम करना हो तो cos ऑफ फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो cos ऑफ 90 एंड हेंस द आंसर इज 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इन 151 इज ऑप्शन ए। हम सॉल्व कर रहे हैं
152 152 है, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। अच्छा ये स्टूडेंट्स, जहां मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ जाए वहां अट्रैक्शन होगा, और सॉरी रिपल्शन होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए दरमियान में तो अट्रैक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन डेवलप अट्रैक्शन, इस तरह याद करो। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ना, इस तरह अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन बनाते हैं, और सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपल्शन करते हैं, तो सेम डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड रिपल्शन काज करता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, ये रियलिटी नहीं है, इस तरह याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ करंट ऊपर है और यहाँ से भी मैं करंट ऊपर ले रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट मीन कन्वेंशनल करंट। सो देखो थंब हम करंट की तरफ रखे तो मेरी उंगलियां अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, इट मीन के इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहां से अंदर जाएगा। अब यहां मैं फिर देखिए प्लीज, मैं थंब को ऊपर रख रहा हूं तो मेरी उंगलियां राइट साइड पे अंदर जा रही हैं, लेकिन सेंटर में बाहर आ रही हैं। अगर यहां से मेरी उंगलियां बाहर आ रही हैं तो देखो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जिस तरह अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन विल कॉज अट्रैक्शन। सो सेम पैरेलल कंडक्टर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 153। 153 फरमाता है कि अकॉर्डिंग टू ओयरस्टेड अगर करंट स्ट्रेट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, जब तक करंट स्ट्रेट रहेगा तो तब तक ओयरस्टेड के मुताबिक, आइडियाज के मुताबिक, तब तक इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा। स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज डेवलप्स अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, और अगर सर्कुलर करंट हो तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आई एम सॉल्विंग फॉर यू 154, और मेरा 154 क्वेश्चन क्या कहता है, QVB रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जनाब आप जानते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो QVB sin थीटा है। तो जब हम इसकी जगह लिख के QVB, तो मतलब sin थीटा की जगह 1 आया है, इसीलिए वो नहीं लिखा, और sin थीटा जब भी 1 हो जाए तो आंसर को मैक्सिमम कहोगे। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये मैग्नेटिक फोर्स है और sin थीटा की जगह 1 आया है तो मैक्सिमम, तो द आंसर इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। देखो sin थीटा की 1 की वजह से मैक्सिमम और B की जगह मैग्नेटिक फोर्स, तो इट इज अ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज मैक्सिमम। सो करेक्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 155। 155 वेलोसिटी सिलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 20 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द सिलेक्टेड वेलोसिटी, तो सिलेक्टेड वेलोसिटी का फार्मूला है E by B, इट इज 10 by 20 एंड हेंस सिलेक्टेड वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। और करेक्ट ऑप्शन जो है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 156, आपके लिए डिस्कस हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड पैरेलल। जब पैरेलल कहोगे तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है QVB sin थीटा, तो पैरेलल पेंका है तो sin 0, लेकिन sin 0 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0, लिहाजा देयर विल बी नो इफेक्ट एंड हेंस इट विल मूव यूनिफॉर्मली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, जब फोर्स 0 होगा तो जहां फोर्स नहीं लगता वहां पर ना इंक्रीज आ सकता है, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ना डिक्रीज आ सकता है तो डिसेलरेशन नहीं होगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन विल मूव यूनिफॉर्मली। ऑप्शन सी ठीक है। 157 आपके नाम हो रहा है। In step up transformer VS is double of VP। सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के डबल है, तो आप जानते हो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रिलेशन वोल्टेज का होगा वही रिलेशन नंबर ऑफ टर्न्स का भी होगा। तो सेकेंडरी टर्न्स मस्ट बी इक्वल टू डबल ऑफ प्राइमरी टर्न्स, लिहाजा NS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NP बिकॉज वोल्टेज और टर्न्स डायरेक्टली है। अगर ये बात सच है तो ये भी सच होगा, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 158 ऑन द बोर्ड।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप, लूप का मतलब है वन टर्न, लूप मींस वन टर्न, इट्स 20 यूनिट्स, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो लूप है तो नंबर ऑफ टर्न तो 1 हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का पूरा यूनिट, इस पूरे रेशियो को रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, इसकी जगह 20 दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 20 वोल्ट एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 159, फरमा रहे हैं कि आरसी सीरीज सर्किट है, होगा विच क्वांटिटी लीड्स, जहां भी कैपेसिटर इन्वॉल्व हो इंडक्टर इन्वॉल्व ना हो, अगर किसी सर्किट में सी मौजूद हो और एल ना हो वहां करंट का लीड करना लाजमी है, बिकॉज कैपेसिटर इज अ करंट फ्रेंड, लिहाजा आरसी सीरीज में करंट क्या करेगा, करंट विल लीड, जहां जहां कैपेसिटर हो और इंडक्टर ना हो वहां करंट का लीड करना वाजिब है। तो मुसलमानों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दैट करंट विल लीड, विच क्वांटिटी विल लीड, करंट विल लीड, करेक्ट ऑप्शन ए है। 160 डियर स्टूडेंट्स, सवाई खाना ये क्या कहता है, इन आरएलसी सीरीज सर्किट कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, तो जनाब ये आर है, ये एल है और ये सी है, इस सर्किट में क्या सिचुएशन पॉसिबल है, तो सिंपल सी बात है, देखो आपने टोटल वोल्टेज लगाया, अगर इन दोनों को सेम वोल्टेज मिला, अगर VL और VC बराबर हुए तो फिर करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे, और अगर VL ज्यादा हुआ तो वोल्टेज लीड करेगा, और अगर कैपेसिटर को ज्यादा हिस्सा मिला तो फिर करंट लीड करेगा। अगर ये नहीं समझे तो ये जुमला जरूर समझोगे, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये वोल्टेज का दोस्त है, ये करंट का दोस्त है, अगर दोनों इक्वली डोमिनेंट होंगे तो ना वोल्टेज आगे जा सकेगा ना करंट आगे जा सकेगा, दोनों इन फेज रहेंगे, तो ये सिचुएशन, अगर इंडक्टर ताकतवर हुआ तो वोल्टेज आगे चला जाएगा, और अगर कैपेसिटर ताकतवर हुआ तो करंट आगे चला जाएगा, इट मीन आरएलसी सीरीज सर्किट में ये तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स, तो ऑल ऑफ दिस का मतलब है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 160 डिस्कस हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 160 था, सॉरी, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं 161। इन ट्रांसफार्मर NS इज लेस देन NP, भाई जब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से कम हो तो वोल्टेज इन सेकेंडरी विल बी लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी, लिहाजा जब आउटपुट वोल्टेज कम हो तो इस ट्रांसफार्मर को दुनिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलती है, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट 162, प्रोटॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स विल बी, तो ये देखो यहाँ पर फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और आपने परपेंडिकुलर कहा तो एंगल 90 और साइन 7 आ जाएगा, और जब भी साइन या कॉस 7 आता है तो वो रिजल्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो अगर प्रोटॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो प्रोटॉन पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ऑप्शन बी ठीक है, 162 में भी ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह नेगहबान।